हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से जो आपका सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड, तो इसकी ये इंग्लिश मीडियम वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने वाला हूं और आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखकर जाते हैं तो आपकी इतनी तैयारी तो हो जाएगी कि आप आराम से पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर भी कर पाओगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज करके पूछ लें। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका यूजर नेम है एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, आपको टेलीग्राम ओपन करके इसको सर्च मारना है और वहां पे आप हमारे पीडीएफ नोट्स को पढ़ पाओगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड ड्यूरिंग द साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड ऑल्सो एड हु वर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड व्हाट वर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है, कौन उसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, क्या हुआ था उसमें, ये हमें पढ़ना है। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन which lasted roughly from the 16th to 18th century, so 16 से 18th century के बीच का जो टाइम था, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी। ठीक है, और इसमें क्या है, एट इट्स कोर वाज द डेवलपमेंटल एंड वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सो इस टाइम में सबसे ज्यादा क्या हो रहा था कि साइंटिफिक मेथड्स आने लगे थे, अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द इन्वेस्टिगेशन। अब लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने मान लिया। सो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और एविडेंस बेस्ड बातें हो रही थी। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया हाँ ये चीज इसकी वजह से हो रही है, कोई एविडेंस नहीं है। नो, आपको कुछ भी बताना है आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, एविडेंस आपको दिखाना पड़ता था। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन नॉलेज वॉज ऑफन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन और फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। पहले क्या होता था जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं था, सो लोग जो है ना ट्रेडिशनल अगर कोई भी बातें थी उस पर विश्वास कर लिया करते थे कि भाई हमारे दादा परदादा ने तो बोला था ऐसे होता है तो ऐसे ही होता होगा, विदाउट एनी एविडेंस। सो हाउएवर कुछ थिंकर्स हुए लाइक निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, जोहन केपलर, आइजक न्यूटन। इन्होंने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन ले आए ये। ठीक है, और इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, निकोलस कोपरनिकस 1473 से लेकर 1543 तक, सो ही इज फेमस फॉर हिज हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। इन्होंने सोलर सिस्टम जो हमारा होता है उसका एक मॉडल दिया था जिसको कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। सो मैं आपको समझाता हूं कि ये मॉडल किस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले जो इनके आने से पहले जो मॉडल चलता था उसको कहा जाता था अर्थ सेंट्रिक मॉडल। माना जाता था जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में अर्थ है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके आसपास घूमते हैं। लेकिन जब ये आए कॉपरनिकस, इन्होंने क्या करा, सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम का एक अपना मॉडल दिया जिसको हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें ये बताते हैं कि सन जो है वो सेंटर में रहेगा और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो इसके आसपास देखने को मिलते हैं। ओके, मींस इन्होंने सन को सेंटर में ला दिया। सो ये इनके मॉडल की सबसे खास बात थी। आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो गैली 1564 से लेके 1642 तक, सो ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। सो हिज इम्प्रूवमेंट्स टू द टेलीस्कोप, इन्होंने जो हमारा टेलीस्कोप होता है जिससे हम स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह को देखने में हमें मदद मिलती है, सो टेलीस्कोप में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाया, जिससे होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन करने में मदद मिली। जैसे जो जुपिटर प्लैनेट है उसके जो मून होते हैं और जो वीनस के फेजेस हैं, यानी कि प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में बहुत मदद मिली। ठीक है, इन्होंने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसका फायदा मिला। ठीक है, तो ये थे गैलीलियो गैली। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। जॉन्स केपलर, जोहानिस केपलर 1571 टू 1630, इन्होंने अपने 3 लॉज डेवलप करे ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। मींस जो प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे मोशन करते हैं उससे रिलेटेड 3 लॉज इन्होंने बनाए जो कि मोशन और प्लैनेट्स वगैरह की जो मूवमेंट है वो बताते हैं। सो इनके लॉ ने ये प्रोवाइड किया एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स होती हैं उनको समझने में मदद मिली एंड वो इन्हीं के ऑब्जर्वेशन और इनके डेटा की वजह से हमें हेल्प मिली। प्लैनेट्स वगैरह को उनकी ऑर्बिट्स कैसी होती हैं, कैसे वो मूवमेंट होती है, मोशन क्या होता है प्लैनेट का। ठीक है, चाहे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो भी हैं वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये हमें इनकी मदद इनकी वजह से मदद मिली।
नाउ सबसे बड़ा नाम है इसमें आइजैक न्यूटन, 1643 से 1727। सो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन माने गए हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन के। और इन्होंने, आप अगर देखोगे, ये हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है, कैलकुलस होता है, इसका जो मेन फाउंडेशन है वो इन्होंने ही रखा। क्योंकि उनकी एक किताब है, ठीक है, मैग्नम ओपस, जिसका टाइटल है फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, मींस मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ये इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जो पब्लिश हुई थी 1687 में, जो कि लॉज ऑफ मोशन बताती हैं। आपने भी न्यूटन के 3 लॉज पढ़े होंगे कभी ना कभी अपनी क्लास 12th में या कभी स्कूलिंग टाइम में, ठीक है। न्यूटन के जो लॉज है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं ग्रेविटी वगैरह समझने में। कि भाई आपको पता है ना, न्यूटन बैठे थे, उनके सर के ऊपर आके एक एप्पल गिरा था, ठीक है, वो एप्पल से ही इनको मोटिवेशन मिला फिर आगे ग्रेविटी वगैरह के बारे में पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक फ्रॉम एरिस्टोटेलियन स्कॉलस्टिज्म बिफोर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले होता क्या था, जो मोस्टली जो यूरोप था वो रिलाई करता था बहुत ज़्यादा एरिस्टोटेलियन फिलोसफी पर, ठीक है, जो कि एम्फसाइज करती है डिडक्टिव रीजनिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द एंशिएंट अथॉरिटीज। मींस जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने ट्रेडिशन है, उस पे लोग जो है वो ज़्यादा विश्वास करते थे, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रूफ, एविडेंस वगैरह पे विश्वास नहीं रखते थे। सो हाउएवर एज स्कॉलर्स बिगेन टू क्वेश्चन, अब जो नए नए स्कॉलर्स आए उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट करो, उसका रिजल्ट दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। अब ये चीज़ें होने लगी थी। सो ऐसे में होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीज़ें अब आने लगी थी। सो ये पुरानी जो चीज़ें थी ये ख़त्म हो रही थी। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। सो आप देखोगे साइंटिफिक मेथड में सबसे ज़्यादा जो उसके कोर में जो चीज़ है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स हैं। मींस अब इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता था। सो दिस एम्पेरिकल अप्रोच लीड्स टू द मोर रिलायबल एंड वेरीफिएबल कंक्लूजन्स। अब जो हमें कंक्लूजन मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे, क्योंकि अब जो है एक्सपेरिमेंट हो रहा था, प्रॉपर प्रूफ था, प्रॉपर एविडेंस थे हमारे पास में। सो कोई भी चीज़ गलत नहीं हो सकती थी। एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। अब हुआ क्या, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के टाइम पे जो कोलैबोरेशन, सपोर्ट, एक दूसरे की हेल्प करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो स्कॉलर्स होते थे वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे को बताते थे, ठीक है, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते थे। मान लो अगर किसी ने अपना कुछ वर्क लिखा है, कुछ बुक वगैरह लिखी है, सो उसको प्रॉपरली क्रिटिकली एनालाइज करके भी बताते थे, और एक दूसरे को पेपर्स के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू और लेटर्स वगैरह के थ्रू ये कम्युनिकेशन करते रहते थे। और गैदरिंग्स भी होती थी, सच एज दी द अकेडमिया डेस ब्योक्स आर्ट्स इन इंग्लैंड, ये भी एक गैदरिंग की जगह थी, ठीक है। सो ये जो नॉलेज का एक्सचेंज होने लगा, इससे साइंटिफिक प्रोग्रेस और ज़्यादा बढ़ी, और इससे क्या एक ऐसी कम्युनिटी बनी जो इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा विश्वास रखती थी। अब लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के वर्क्स को समझने लगे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एनलाइटनमेंट टू द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मॉडर्न यूरोप। मॉडर्न यूरोप में एनलाइटनमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, आइए समझते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट का जो टाइम था यूरोप में, इसमें आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा एक तो एजुकेशन, ठीक है, और कल्चर, आर्ट, ये सारी चीज़ें रिवाइव हो रही थी, जो कि एक समय पर यूरोप में डार्क एज भी आई थी, ठीक है। डार्क एज वो टाइम था जब ये सारी चीज़ें शांत पड़ी हुई थी। लेकिन अब ये जो डार्क एज से जो लोग अब अपना डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम भी एनलाइटनमेंट पीरियड रखा गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसमें हुआ क्या था। तो द राइज ऑफ रीजन एंड रेशनैलिटी। अब एनलाइटमेंट पीरियड में सबसे ज्यादा ह्यूमंस जो है वो रीजन क्यों है, अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, इस पे विश्वास करने लगे। सो कुछ फिलोसफर्स हैं सच एज डेस्कार्ट्स, स्पाइनोजा एंड कांट। इन्होंने क्या प्रमोट किया, क्रिटिकल थिंकिंग को, कि कोई भी चीज़ है उसको क्रिटिकली सोचो कि ऐसा हो रहा है, सो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे का साइंटिफिक मेथड क्या है। और इससे क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी डेवलपमेंट हुआ, फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, फिलॉसफी डेवलप करती है इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, एनलाइटनमेंट का जो पीरियड था। और सेक्युलराइजेशन। अब एनलाइटनमेंट का जो पीरियड है उसके जो थिंकर्स हैं उन्होंने ये बोला
कि हमारे यहाँ पे यूरोप में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, ठीक है, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, मींस यहाँ पे किसी एक रिलीजन का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, और जो चर्च है वो स्टेट से सेपरेट होना चाहिए। मींस स्टेट मींस गवर्नमेंट जो है वो अपना काम खुद से करे इंडिपेंडेंटली, कोई भी चर्च वगैरह उसमें इंटरफेयर ना करे। सो इससे क्या है, जो रिलीजियस अथॉरिटी एक टाइम पर बहुत डार्क एजिस से लेकर एंशियंट टाइम से लेकर जो चर्च का इन्फ्लुएंस था यूरोप के ऊपर, वो यहाँ पे कम होने को देखने को मिलता है और सेक्युलर सोसाइटीज का डेवलपमेंट होता है। फिर है इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। तो देखो एनलाइटनमेंट से क्या होता है, जो इसके फिलोसफर्स थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, वो राइट्स जो होते हैं कुछ हमारे, जैसे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ों की बात करने लगे। ये कॉन्सेप्ट इसी टाइम पर आए। और ये पहले क्या होता था, मोनार्कियल रूल होता था, ठीक है, मोनार्क का मतलब होता है राजा। अब राजा क्या करता था, अपने हिसाब से सब करता था, कोई राइट्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। और इसके अलावा जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें भी हायरार्की होती थी, मींस टॉप पर कोई है, चर्च है, फिर उसके बाद जो है नीचे कुछ वो लोग हैं तो कुछ अमीर वगैरह हैं, फिर उसके बाद पीजेंट से नीचे आ रहे हैं। सो एक हायरार्की बनी हुई थी। सो ऐसे में राइट्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनके पास कोई राइट्स नहीं थे। सो जब ये कुछ नए थिंकर आए, इन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियल्स की एक फाउंडेशन रखी, ठीक है, जब इन्होंने ये सब बातें करना शुरू करी। कल्चरल एक्सचेंज एंड कोस्मोपॉलिटनिज्म, मींस जो एनलाइटनमेंट का पीरियड था उसमें क्या है कि इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मींस लोग जो भी नॉलेज अपने पास रखते थे वो अपने तक नहीं रखते थे, वो आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे। सो स्कॉलर्स एंड थिंकर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज इंटरेक्टेड एंड शेयर्ड आइडियाज़। अलग अलग कंट्रीज़ के जो स्कॉलर होते थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, वो अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे। सो ये जो क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज हुआ, इससे क्या होता है, एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज़ थे ना, वो पूरे दुनिया में फैल गए और आसपास के पूरे यूरोप वगैरह के आसपास पूरे वर्ल्ड में फैलने लगे धीरे धीरे। अब क्या होता है, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट्स। सो एनलाइटनमेंट का पीरियड जो था उससे क्या है, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। लोगों ने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखना शुरू कर दी थी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह में भी डेवलपमेंट हो रहा था। कुछ राइटर्स हैं जैसे कि वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, इन्होंने क्रिटिसाइज किया सोशल इनजस्टिस को, जो सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस फैला हुआ था उस चीज़ को इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा और कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करी अपनी बुक्स वगैरह से। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हुए जैसे कि जैक्स लुइस डेविड एंड जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथ, इन्होंने क्या करा कि एनलाइटनमेंट के आइडियाज थे वो अपने आर्ट में दिखाए, अपनी पेंटिंग्स में दिखाए, अपनी स्कल्पचर्स वगैरह में दिखाए। खासकर पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे, ठीक है। सो ये पेंटिंग वगैरह के थ्रू, बुक्स वगैरह के थ्रू एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज़ थे वो पब्लिश होने लगे, दिखने लगे लोगों को, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें, सो यहाँ पे है एजुकेशन एंड पब्लिक सेक्टर। सो एनलाइटनमेंट पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलता है एजुकेशन का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, नॉलेज बहुत ज़्यादा फैलने लगी इधर उधर, और न्यूज़पेपर्स का राइज हो रहा था, मैगजीन्स हो गए, कॉफ़ी हाउस हो गए। अब ये इसकी वजह से क्या होता है ना, जो जितना भी ज्ञान होता है, जो जितनी नॉलेज होती है, वो चारों दिशाओं में फैल जाएगी, चारों डायरेक्शंस में जाने लगेगी, क्योंकि लोग जो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे थे। साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो एनलाइटनमेंट के पीरियड में हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, और इस टाइम पे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और उसके पीछे की रीजनिंग, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाए जाने लगे। देखो पहले के समय में क्या होता था कि जिसने भी कुछ बता दिया वही सच है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता था। लेकिन अब अगर मान लो चर्च कहता है कि मैं मीडिएटर हूं गॉड और आम लोगों के बीच में, सो साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्वेश्चन किए जाने लगे, क्वेश्चन मार्क, हाउ, कैसे आप मीडिएटर हो, प्रूफ दो, क्या करते हो आप ऐसा। सो इससे क्या होता है कि हमारी मेडिसिन की फील्ड में एडवांसमेंट हुआ, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में। सो इससे यूरोपियन सोसाइटी पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई एक तरीके से, और धीरे धीरे फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की पॉइंट्स ऑफ द जॉन लॉक्स फिलॉसफी। जो जॉन लॉक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, इनकी फिलॉसफी के कुछ मेन पॉइंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। सो आपको पीछे नजर आ रहा होगा, ये जो फोटो है ये जॉन लॉक सर की है। अब इन्होंने क्या बताया है, ठीक है, इनकी फिलॉसफी क्या है, बहुत ही ईजी है, आप समझ जाओगे।
तो देखो सबसे पहले ये गवर्नमेंट की लिमिटेशन पे बात करते हैं। जॉन लॉक ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे राइट्स वगैरह छीनने लगे। सो गवर्नमेंट को अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए। सो वो कहते हैं कि जो पावर है वो भी सेपरेट कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितना हो सके डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए गवर्नमेंट का, ताकि किसी एक गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर ना आए। और नेचुरल राइट एंड दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जॉन लॉक अपनी फिलॉसफी में कुछ नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना इनहेरेंट होती हैं, मतलब ये कहते हैं कि ये चीज़ें हमें मिलती हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और वो बिलीव करते हैं कि पीपल एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट दैट प्रोटेक्ट्स दीज राइट्स। और वो ये कहते हैं कि जो भी लोग हैं अगर किसी समाज में रहते हैं, सो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसीलिए बनाते हैं, लोग वहाँ पे लोग वोट वगैरह इसलिए डालते हैं ताकि ये राइट्स प्रोटेक्ट हो सके उनके। सो उनके जो ये कॉन्सेप्ट हैं वो फाउंडेशन बनाते हैं लिबरल डेमोक्रेसी की और ऐसे आइडियाज़ की, जिससे कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है। जो गवर्नड लोग हैं, मीन्स जिन पे वो गवर्नमेंट काम कर रही है, उन्हीं से उनकी पावर है। इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट। सो जॉन लॉक के जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को भी। डेमोक्रेसी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है, मीन्स ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अपने हमेशा रखते हैं अपने आइडियाज़ में कि गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और भाई जो रूल है वो ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर ज़्यादा दबाव ना डाले। सो उनकी जो फिलॉसफी है वो हमें हेल्प करती है आइडियाज़ को पढ़ने में। और इससे और क्या होता है कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, इन लोगों ने भी इंस्पिरेशन ली थी जॉन लॉक से ही, ठीक है। फिर है टॉलरेशन एंड रिलीजियस फ्रीडम। सो जॉन लॉक ये कहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस और सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, मींस ये कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं कि जो स्टेट है वो चर्च से बिल्कुल दूर रहे। रिलीजन और चर्च कभी भी एक नहीं होना चाहिए, मतलब चर्च और स्टेट या रिलीजन और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट एंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज। जो जॉन लॉक ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स एज फंडामेंटल नेचुरल राइट, इन्होंने प्रॉपर्टी के राइट को एक फंडामेंटल नेचुरल राइट बताया है कि जो हमारा घर है, जो हमारे ऊपर छत है, वो नेचुरल राइट है हमारा, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। और उनके जो व्यूज हैं प्रॉपर्टी के ऊपर वो कहीं ना कहीं फिर कैपिटलिस्ट थ्योरीज को भी आगे कहीं ना कहीं एक वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म में भी तो यही होता है कि आपका खुद का कुछ हो, खुद की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। सो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह यही कैपिटलिज्म में बात की जाती है। सो इनके जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके कैपिटलिज्म से भी थोड़े थोड़े मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट इन मिडेवल एंड अर्ली मॉडर्न यूरोप सच एज द जैकरीज एंड फूड रायट्स। ये जो जैकरीज हुई और जो फूड रायट्स हुए, इसके पीछे के रीजन, एंड डिस्कस हाउ दीज इवेंट्स रिफ्लेक्टेड कॉमन पीपल्स ग्रीवांसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोशल सिस्टम। तो आइए समझते हैं इसमें क्या था। एक टाइम ऐसा आया जब सारे पीजेंट, सारे किसान, वर्कर, सभी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा भाई परेशान हो चुके थे, और ऐसे में खाने को लेकर भी दंगे होने लगे थे, फूड रायट्स, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। तो देखो, फ्यूडल ऑपरेशन। देखो यूरोप में फ्यूडलिज्म था, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था यूरोपियन सोसाइटी को, ठीक है, ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड, जहाँ पे एक हायरार्की होती थी। आपको पता है कि इसके अंदर फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, ऊपर आपका किंग होगा, ठीक है, उसके बाद आपके जो लॉर्ड्स हैं वो होंगे, उसके बाद जो आपके वेसल्स हैं, ठीक है, या आपके जो नाइट्स हैं वो होंगे, लास्ट में क्या है आपके पीजेंट्स होंगे। सो इस तरीके से ये हायरार्की बनी हुई थी, ठीक है। अब ये जो हायरार्की बनी हुई है, इसके अंदर जो लॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते थे इन नीचे वाली कैटेगरीज का। सो ऐसे में जो फार्मर्स हैं खासकर, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। सो ये सिस्टम जो है हमेशा एक्सप्लॉइटेटिव देखा गया है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि जो फ्यूडलिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था फार्मर्स का। सो ऐसे में होता क्या है कि उनके ऊपर बहुत बर्डन था, उनसे टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिया जाता था, ठीक है। और लॉर्ड्स जो होते थे उनके, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जातियाँ करते थे। तो ये भी एक रीज़न है। फिर है इकोनॉमिक हार्डशिप। तो आप देखोगे लगातार फेमिन्स यानी कि सूखा वगैरह पड़ता रहता था, और इसके अलावा क्रॉप फेलियर्स बहुत कॉमन था,
इसके अलावा इकोनॉमिक रिसेशंस, ठीक है, बहुत कभी कभी महंगाई आ जाती थी। सो जो फार्मर्स होते थे वर पर्टिकुलरली सेंसिटिव, ठीक है, ये जो फ्लक्चुएशंस होती थी इससे बहुत असर पड़ता था फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि कभी कभी फूड शॉर्टेज हो जाती थी, ठीक है, और इसके अलावा दे डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, क्योंकि उनको पता है फार्मर्स की जो पूरी जीविका है, ठीक है, जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेड है। सो जब क्रॉप फेल हो जाती थी या जो प्राइस होते थे उनकी फसल के, जो क्रॉप के, वो बहुत कम होते थे, सो इससे क्या होता था, भूखमरी, बहुत ज़्यादा वो गरीबी, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन आ जाती थी फार्मर्स के अंदर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसीज। सो जो रूलिंग क्लास है जिसमें किंग आ जाएंगे, एरिस्टोक्रेट्स या जो अमीर लोग होते हैं, वो हैवी टैक्स इम्पोज करते थे इन फार्मर्स के ऊपर, ठीक है। और होता क्या था कि भाई उनकी जो बहुत बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल होती थी, है ना, ऐशो आराम वाली, और जो वो वॉर वगैरह लड़ते थे, तो भाई पैसा तो लगता है ना इन सब में, ये सारी चीज़ों का पैसा ये फार्मर्स से ही निकालते थे। तो दीज टैक्सेस वर ऑफन सीन एज अनजस्ट, भाई ये अन्याय था और बर्डन था फार्मर्स के ऊपर, और जिससे आम लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा परेशानी में था। मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन। सो इन द टाइम्स ऑफ वॉर, जब वॉर होती थी, सो फार्मर्स ऑफन लेफ्ट देयर फैमिलीज। सो फार्मर्स को बुला लिया जाता था वॉर के टाइम पे अपने परिवार वगैरह को छोड़कर, और मिलिट्री सर्विस उनसे करवाई जाती थी। सो इससे क्या है कि भाई कहीं ना कहीं वो उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। दिस फर्दर स्ट्रेन्ड फार्मिंग कम्युनिटीज एंड फ्यूल्ड रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द रूलिंग एलिट्स। जो किंग हैं, जो एलिट्स हैं, उनका तो फायदा हो रहा है, बट जो फार्मर्स हैं उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। तो फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करता था, जहाँ पे एलीट लोग जो होते थे, अमीर लोग, वो अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे एंड वेल्थ एट द एक्सपेंस ऑफ पीजेंट्स, और अपना पैसा एंजॉय करते थे, लेकिन दबता कौन था, जो किसान है, जो गरीब है। सो कॉमनर्स, जो आम लोग होते थे, ऑफन फेस्ड हार्श पनिशमेंट फॉर माइनर क्राइम्स। अगर मान लो किसी गरीब आदमी ने कुछ छोटा सा भी क्राइम कर दिया, तो उसकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्श होती थी। और वहीं अगर कोई बड़ा लॉर्ड है, उसने कोई बड़ा खतरनाक क्राइम भी किया है, तो भी उसको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती थी, या कभी कभी तो पनिशमेंट ही नहीं मिलती थी, छोटी बड़ी तो छोड़ो, पनिशमेंट ही नहीं होती थी। तो पॉपुलर प्रोटेस्ट सच एज जैकरीज, फूड रायट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है इन्हीं फार्मर्स की, ठीक है, ये लोग जो फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना, ये फ्रस्ट्रेशन है, और ये इसकी वजह से क्या होता है कि वो रेबेलियन करते हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ उठाते हैं, और इससे क्या होता है, वो कभी कभी ज़मीन हड़पने लगे बड़े बड़े लोगों की, कभी किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करने लगे, और वायलेंस करने लगे, ऑफिशियल्स को मारने लगे। ये लोगों के अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी जब वो परेशान हो गए थे। सो दीज प्रोटेस्ट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी सोशल सिस्टम्स। अब ये जो प्रोटेस्ट हुई थी, इसका कुछ इफेक्ट भी पड़ा होगा, इम्पैक्ट भी पड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल चेंज हुआ। ये जो पॉपुलर रिवोल्ट्स हुए, ठीक है, ये जैकरीज, फूड रायट्स वगैरह, ये जो लोग आवाज़ उठाने लगे, इससे रूलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए कि हाँ भाई कंसेशंस अब हमें देने पड़ेंगे, और ग्रांटिंग राइट्स टू फार्मर्स और रिड्यूसिंग टैक्स। अब उनको ये दबाव फील होने लगा कि जो फार्मर्स हैं उनका टैक्स कम करना पड़ेगा, उनको कुछ कंसेशन देना पड़ेगा। इन सम केसेस दे ओवरथ्रू रूलर्स और चेंज्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि रूलर ही चेंज हो गए और पॉलिसीज भी बिल्कुल चेंज करने को मजबूर हो गई गवर्नमेंट। सोशल मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ। ये जो पॉपुलर प्रोटेस्ट थी, इससे क्या है कि जितने भी ऑर्डिनरी कॉमनर्स थे, जो आम लोग थे, वो एक छतरी के नीचे आ गए। मींस जिनकी कॉमन प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो सारे एक हो गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। और ही इट फोस्टर्ड अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी अमंग फार्मर्स। सभी लोग जो हैं वो एक हो गए क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम थी। और ये चीज़ें एम्पावर करती हैं आपको कि आप जो हैं, जो गवर्नमेंट है, रूलिंग क्लास है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ, अपनी मांगों को पूरी करवाओ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए इन रिस्पॉन्स टू द पॉपुलर अनरेस्ट। ये जो अनरेस्ट था, सोशल अनरेस्ट था, ये जो प्रोटेस्ट हो रही थी, जैकरीज हो रही थी, इससे रूलर्स ने क्या करा कि कुछ ऐसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह करे जिससे कॉमन लोगों को जो कुछ हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई। और दीज रिफॉर्म्स में इंक्लूड मेजर टू रेगुलेट फूड प्राइसेस, चाहे वो फूड प्राइसेस को रेगुलेट करने की बात हो, ठीक है,
ये किया एक तो, और क्या हुआ, वर्किंग कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव हुई, और इसके अलावा जो लैंड होता है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिस बंदे के पास लैंड वगैरह नहीं है, जमीन वगैरह नहीं है, उसको वो दी गई सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट की तरफ से। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आए, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुई, इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है, नए नए आइडियाज और नई नई आइडियोलॉजीज यहाँ पे डेवलप होती हैं, और इससे क्या है, जो फ्यूडलिज्म है वो खतरे में आ गया, उसका डिक्लाइन होने लगा, और दे पेव्ड द वे फॉर मूवमेंट्स, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हुई, ये जो प्रोटेस्ट हुई, इससे क्या है कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, सोशल जस्टिस होता है, ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये सारी जो आइडियोलॉजीज होती हैं ये भी यहीं से डेवलप होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। इन्वेस्टिगेट द थीमेटिक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बैरोक एंड नियो क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लासिकल माइथोलॉजी। तो यूरोप की जो क्लासिकल माइथोलॉजी है उसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं, दो थीम होती हैं अलग अलग आर्ट की, ठीक है, एक है बैरोक और एक है नियो क्लासिकल। तो हमें ये देखना है कि इनके जो आर्टिस्ट हैं वो कैसी इमेज वगैरह, कैसी पेंटिंग्स बनाते थे, और उसकी थीम्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सो बैरोक एंड नियो क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस जो हैं, ये किसकी इंटरप्रिटेशन है, क्लासिकल माइथोलॉजी की, ठीक है। और ये क्या है, दो अलग अलग पीरियड्स को दिखाती हैं आर्ट की हिस्ट्री के दो, यानी कि मान लो हम आर्ट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यहाँ पे दो अलग अलग पीरियड हैं, जिसमें एक है बैरोक वाला और एक है यहाँ पे नियो क्लासिकल। सो पहले बैरोक पीरियड आता है, फिर नियो क्लासिकल आता है। बैरोक में क्या थीम्स होती थी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले। ओके, सो आइए समझते हैं। तो बैरोक आर्ट, सो ड्यूरिंग द बैरोक पीरियड, जो कि 17 से लेकर अर्ली 18 सेंचुरी तक देखने को मिलता है, जो इसके आर्टिस्ट थे वो इमोशंस दिखाते थे अपनी पेंटिंग्स में, ड्रामा दिखाते थे, मूवमेंट कुछ होती हुई, हलचल होती हुई दिखाते थे। सो बैरोक आर्ट ऑफन डिपिक्टेड माइथोलॉजिकल सीन्स, जो पुरानी इनकी क्लासिकल माइथोलॉजीज होती थी वो सीन दिखाए जाते हैं इनकी पेंटिंग्स में, स्कल्पचर्स में, और वो बहुत डायनेमिक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं देखने में, इमोशंस और ड्रामा देखने को मिलता है आपको। बैरोक आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है, वो अपनी आर्ट में इमोशंस को दिखाते हैं किसी भी तरीके से, और ही डिपिक्टेड सीन्स ऑफ इंटेंस इमोशन, और इमोशन भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत इंटेंस, बहुत ज़्यादा, और मूवमेंट्स कैप्चर करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जियान लोरेंजो बेरिनी की एक स्कल्पचर है अपोलो एंड डोफेन, ठीक है, डाफेन। ये क्या डिपिक्ट करता है, एक ड्रामेटिक सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, जिसमें एक पेड़ दिखाया गया है और इसमें कुछ इमोशंस, कुछ मूवमेंट्स आप देखोगे, ठीक है, कुछ हलचल आपको दिखेगी। ये ऐसा स्कल्पचर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है यूरोप के अंदर अगर आप जाओगे। आगे बढ़ते हैं, ये बैरोक आर्ट है। मूवमेंट एंड एनर्जी, सो बैरोक आर्टिस्ट कुछ ऐसी डायनेमिक कंपोजिशंस यूज करते थे, बहुत एक्सेजरेट करके दिखाते थे जेस्चर्स को, जिससे आपको ये लगता है कि एनर्जी है उनके रिप्रेजेंटेशंस में, मींस उनकी जो स्कल्पचर है उसमें एनर्जी है, उसमें ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट करेंगे बस थोड़ी देर में। सो द फिगर्स वर ऑफन डिपिक्टेड इन ड्रामेटिक पोजेस, जो पोज होते थे वो भी बहुत ड्रामेटिक होते थे, कभी किसी को कोई पकड़ते हुए दिखाया जा रहा है या कोई ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसा होता था, ठीक है। सो ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी एक इन्हीं की पेंटिंग है, ये भी बैरोक आर्ट है, इसमें कुछ ड्रामेटिक सा सीन लग रहा है आपको, कोई एक्टिविटी होती हुई दिख रही है, ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल था। सो आगे बढ़ते हैं, सिंबलिज्म एंड एलेगरी। तो बैरोक आर्टिस्ट जो है वो सिंबल्स और एलेगरी यूज करते हैं अपने मीनिंग्स, जो डीपर मीनिंग है, जो उनकी पेंटिंग है, जो उनका आर्ट है, उसके पीछे बहुत मीनिंग छुपा होता है। सो माइथोलॉजिकल नरेटिव्स वर ऑफन यूज्ड एज एलेगरीज फॉर ब्रॉडर थीम्स, ठीक है, सच एज ट्रम्प ऑफ गुड ओवर एविल। कुछ थीम्स हैं इनकी, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना, या फिर जो स्ट्रगल होते हैं ह्यूमंस के वो दिखाना। एग्जाम्पल के लिए पीटर पॉल र्यूबेन की पेंटिंग है द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस। ये फोटो नहीं दिखाई जा सकती, आप इसको गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा कंटेंट दिखाया गया है, रेप ऑफ द डॉटर की कुछ ऐसी पेंटिंग है जो बहुत इमोशनल, या कह सकते हो कुछ वैसा दिखाया गया है इसमें, ठीक है। अब हम नियो क्लासिकल आर्ट के बारे में बात करते हैं कि नियो क्लासिकल आर्ट जो है इसमें क्या डिफरेंस है। सो इन कंट्रास्ट, उसके बिल्कुल अपोजिट जो है नियो क्लासिकल आर्ट जो है वो एमर्ज होता है लेट 18th सेंचुरी में एज अ रिएक्शन अगेंस्ट दी बोरोक एंड रोकोको स्टाइल्स। अब बोरोक और रोकोको दो स्टाइल्स हैं अलग अलग, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट एक नया स्टाइल आया, बिल्कुल इनके अगेंस्ट। तो नियो क्लासिकल आर्टिस्ट जो हैं
वो क्लासिकल एंटिक्विटी फोकसिंग ऑन दी, ये क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑर्डर और रेशनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मींस जो न्यू क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है क्लासिकल माइथोलॉजी की, मींस जो पुरानी पुरानी माइथोलॉजी है, ये उसकी एक और थीम है उसको दिखाने की। सो ये क्या है, मोरल लेसन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इनकी आर्ट से आप समझ जाओगे कि ये कैसे हैं। सबसे पहले आइडियल ब्यूटी एंड हारमनी। न्यू क्लासिकल आर्टिस्ट जितने भी हैं, ठीक है, favored a restrained and harmonious aesthetic taking inspiration from the art and architecture of ancient Greece and Rome। अब ये जो आर्टिस्ट हैं इनकी इंस्पिरेशन क्या है, जो एंशियंट ग्रीस था, जो एंशियंट रोम है, उनके जो आर्टिस्ट थे ना, ये उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, इंस्पायर्ड थे, रिफ्लेक्टिंग द क्लासिकल आइडियल ऑफ ब्यूटी, परफेक्शन। ठीक है, ये सब अपने उसमें दिखाते हैं। सो यहाँ पे है जैक्स लुइस डेविड की एक पेंटिंग है, द ओथ ऑफ दी होराती। ठीक है, ये एग्जाम्पल है नियो क्लासिकल स्टाइल का कि कैसे इसमें बहुत अच्छी सिमेट्री है, सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है, कलर्स कितने अच्छे हैं। आप देखो इस पूरी पेंटिंग को, आप ढंग से देखो, कितनी सुंदर, कितनी साफ सुथरी पेंटिंग है। तो ये नियो क्लासिकल आर्ट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। मोरल, एलेगरी एंड एनलाइटनमेंट वैल्यूज। अब नियो क्लासिकल जो आर्टिस्ट हैं वो अक्सर एनलाइटनमेंट के टाइम के जो वैल्यूज़ हैं वो भी दिखाते हैं अपनी पेंटिंग्स में। जो आर्टिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं माइथोलॉजिकल नरेटिव्स को अपनी थीम्स को एक्सप्लोर करने में, जैसे कि शिवेलरी मीन्स जो आपके अंदर बहादुरी होती है, वर्च्यू, सिविक ड्यूटी मीन्स कुछ मोरालिटी, कुछ अच्छी बातें, कुछ बहादुरी की बातें, वो सारी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन ऑगस्ट डोमिनिक इनग्रेस की एक पेंटिंग है, द एपोथियोसिस ऑफ होमर। अब इस पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है, देखो इसमें आपको कुछ एनलाइटनमेंट से रिलेटेड भी कुछ थीम देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की लग रहा है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। सो ये नियो क्लासिकल आर्ट है। सिमेट्री कितनी अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सो इस तरीके से क्लासिकल रिवाइवल एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो नियो क्लासिकल जो आर्ट है वो जो क्लासिकल पुरानी थीम्स होती थी ना, उसको दोबारा से दिखाया जा रहा है। नियो क्लासिकल मींस क्लासिकल को नए तरीके से दिखाने का काम कर रहे हैं ये। और माइथोलॉजिकल मोटिव्स वर यूज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी विद द क्लासिकल पास्ट। जो इनका पास्ट था, जो इनकी एक इतिहास रहा है, उसको ये दिखाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल एंटोनियो कैनोवा का एक स्कल्पचर है, परस्यूज विद द हेड ऑफ मेदूसा। ये रिफ्लेक्ट करता है नियो क्लासिकल आर्ट को कि कैसे ये क्लासिकल माइथोलॉजीज को कितनी सुंदर तरीके से दिखाते हैं हीरो की तरह। देखो अब ये इनका आर्ट है, ठीक है, ये क्या है कि एंशियंट ग्रीस और रोम के आर्ट से इंस्पायर्ड है और कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये भी नियो क्लासिकल आर्ट है। आप देखो तो ये आर्ट की हिस्ट्री है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट बेरोक और नियो क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस जो हैं क्लासिकल माइथोलॉजी की, भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है थीम में। जहां बेरोक आर्ट आपको इमोशन, ड्रामा और डायनेमिक चीज़ें दिखाने को वहाँ पे मिलती हैं, वहीं नियो क्लासिकल आर्ट जो है वो क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, हारमनी पे और मोरल चीज़ें होती हैं उस पर, और जो अपनी क्लासिकल चीज़ें हैं जो पास्ट है इनका वो ज़्यादा दिखाते हैं ये अपने उसमें थीम में। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेट द पोजीशन ऑफ विमेन इन द डेवलपिंग पब्लिक स्पेयर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। जो अर्ली मॉडर्न यूरोप का टाइम था उसमें विमेन का क्या रोल था। डिस्कस हाउ विमेन पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में विमेन कैसे पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो सैलून्स हो, आर्ट हो, पॉलिटिकल एक्शंस हो या बाकी चीज़ें हों, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो विमेन का क्या रोल था ये आप सभी को बताना है। सो ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब जो उनकी पोजीशन है वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि जो लोग एलीट क्लास से महिलाएं आती थी, जो विमेन जो कुछ बड़े घरानों से आती थी, उनकी पोजीशन तो बहुत अच्छी थी, उनका सब कुछ सही था। बट जो थोड़े से मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास, उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। तो ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड इन यूरोप रफली, जिसको हम लेट 15 से लेकर लेट 18 सेंचुरी तक मानते हैं, विमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंड था, क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे थे। ठीक है, और होता क्या था कि एक डोमेस्टिक स्पेयर के अंदर ही विमेन रहती थी। सोशियो इकोनॉमिक क्लास एंड अर्बन सेंटर्स। सो जो वेल्दी विमेन होती हैं, जो अमीर, ठीक है, स्पेशली दोज फ्रॉम द एलीट, जो एलीट फैमिलीज से हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करती थी। मीन्स जो ऐसी विमेन है जो अमीर घर से आ रही हैं, उनकी तो लाइफ बहुत अच्छी थी, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिटरेरी सैलून्स। तो देखो, जो ऐसी विमेन थी जो वेल्दी फैमिली से आती थी, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल विमेन थी, उनको सेलोनेर्स कहा जाता था। और वो क्या करती थी, गैदरिंग्स, मतलब एक तरीके से गेट टुगेदर करना, सभी को मिलजुल के और कुछ डिस्कशन वगैरह करना, ये चीजें बहुत होस्ट करती थी अपने घरों में, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, आर्टिस्ट वगैरह आते थे और वो लिटरेचर, आर्ट और फिलोसफी वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह पे डिस्कशन करते थे। तो इससे क्या है, इनको एक स्पेस मिल जाता था भाई डिस्कशन वगैरह करने का। और कुछ फेमस सेलोनेर्स का नाम है, जैसे कि मैडम डी रेम्बुलेट इन फ्रांस, ये फ्रांस की थी, एंड एना मेरिया वैन स्कुरमन जो कि डच रिपब्लिक से थी। ठीक है, ये इनकी फोटो है जो आप अपने पीछे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। सो कुछ विमेन ऐसी थी जो सीधा तो नहीं आ सकती थी अपने आप को बताने, लेकिन वो अपने आर्ट को वहां पे दिखाती थी। देखो, डिस्पाइट फेसिंग सिग्निफिकेंट बैरियर्स, बहुत बैरियर थे विमेन्स की लाइफ में। सो ऐसे में फॉर्मल आर्टिस्टिक ट्रेनिंग करना और प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटी तो बहुत मुश्किल थी। ठीक है, ऐसा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी कुछ फीमेल आर्टिस्ट हुई हैं, जैसे आर्टेमिसिया जेंटलिसिनी, ठीक है, जेंटिलिस्ची इन इटली, ठीक है, ये इटली की थी। और सोफोनिस्बा एनगुइसोला, ये स्पेन की थी। ये अपने काम के लिए, अपने टैलेंट के लिए जानी जाती हैं। सो विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अदर क्रिएटिव एंडेवर्स सच एज एम्ब्रॉयडरी, यानी कि कढ़ाई करना, ठीक है, कढ़ाई वगैरह भी करती थी। निडल वर्क, यानी कि सुई वगैरह से रिलेटेड काम करना, और डेकोरेटिव आर्ट, ठीक है, और एग्जीबिशंस वगैरह में भी जाती थी। रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़, कुछ विमेन ऐसी भी थी जो रिलीजन से जुड़ी हुई थी, जैसे कि नन होती हैं, ठीक है, और रिलीजन से जुड़कर चर्च वगैरह के लिए काम करना, मोनेस्ट्री में रहना, चैरिटेबल वर्क वगैरह करना, ये सब ये करती थी। लेकिन ये एक विद इन रिलीजियस फ्रेमवर्क में इनको ये छूट थी काम करने की। ठीक है, जितना रिलीजन इनको अनुमति देता था, फ्रीडम देता था, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते थे। तो सम विमेन पार्टिकुलरली दोज फ्रॉम द एलिट फैमिलीज, कुछ एलिट फैमिली की भी विमेन होती थी जो कि इसमें काम करती थी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो आप देखोगे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो नहीं था, ठीक है, विमेन वगैरह का, ये तो एक्सेस नहीं था इनको डायरेक्टली पॉलिटिक्स में जाना। लेकिन फिर भी होता क्या था कि सम wielded इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस थ्रू फैमिली टाइज, मैरिज अलाइंसेस एंड इनफॉर्मल नेटवर्क्स। अब होता क्या है कि कुछ एलिट फैमिलीज की कुछ विमेन ऐसी थी जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर की तरह काम करती थी, मीडिएटर्स की तरह काम करती थी, नेगोशिएटर्स की तरह काम करती थी। तो इससे क्या है कि अपनी फैमिली से रिलेटेड जो कुछ बातें होती हैं, पॉलिटिकल बातें या कुछ डिसीजन मेकिंग का काम है, वो कुछ एलिट फैमिलीज की फीमेल करती थी। तो क्वीन एंड वाइफ्स सच एज कैथरीन डी मेडिसी, ये फ्रांस की एक बहुत ही फेमस क्वीन, एंड एलिजाबेथ क्वीन इंग्लैंड के, आपने नाम सुना होगा। इन ये अपनी जो पावर थी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करी, पॉलिटिक्स में इनका अच्छा खासा दबदबा था। Now the next question is what were the identifying characteristics, sorry, what were the defining characteristics of the European marriage pattern EMP। ठीक है, यूरोपियन मैरिज पैटर्न जो है वो क्या है, एंड हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम द प्रीवियस मैरिटल नॉर्म्स, ये किस तरीके से पुरानी जो शादी वगैरह के जो नॉर्म्स है उससे अलग है, और इसमें आपको फैमिली वगैरह के बारे में भी कुछ बताना है। तो देखिए होता क्या है, लेट मैरिज सबसे बड़ा फीचर है इसका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यूरोपियन मैरिज पैटर्न का वो ये है कि पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, 20s तक हो जाती थी। अब इसमें क्या है, 30s वगैरह तक भी लोग शादी नहीं करते थे। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक फैक्टर है कि कुछ लोग ये मानते थे कि जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते जब तक नहीं करेंगे। हाई रेट्स ऑफ सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब है यहाँ पे ब्रह्मचर्य। सो एक और फीचर है सबसे बड़ा कि लोग जो है, खासकर जो विमेन होती थी वो शादी नहीं करती थी, थ्रू आउट द लाइफ वो कुंवारी रहती थी। और हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी ज़्यादा, तो वो चाहती ही नहीं थी कि मैं किसी के अंडर, किसी के वाइफ वगैरह बनूं। ठीक है, तो सेलिबेसी बहुत ज़्यादा थी। फिर है न्यूक्लियर फैमिली। यूरोपियन मैरिज पैटर्न जो है इसमें ये देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी, जहाँ पर जो पेरेंट्स होते थे वो अपने चिल्ड्रन के साथ एक ही सेपरेट हाउस होल्ड में रहते थे। अब पहले क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें अंकल आंटी सब कुछ, ग्रैंडफादर वगैरह सब होते थे। पहले फैमिली स्ट्रक्चर जो है ना, वहाँ पे बहुत सारी जनरेशन्स एक साथ रहती थी एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। बट अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई। फिर है नियो लोकल रेजिडेंस। सो आप देखोगे पहले क्या होता था, शादी होके आते थे तो एक ही घर में रहते थे सारे। अब क्या है, शादी होने के बाद सेपरेट एक अपना एक अलग घर लेके वहां पे कपल्स रह रहे हैं, न्यूली मैरिज जो कपल्स हैं। पहले वो एक साथ रहते थे एक ही घर में, अब अलग घर में रहने लगे।
फिर एम्फेसिस ऑन मैरिटल बॉन्ड्स। सो ड्यूरिंग द यूरोपियन मैरिज पैटर्न ये देखने को मिलता है, मैरिजेस वर बिकमिंग बेस्ड ऑन द इमोशनल एंड कंपैशनेट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे लोगों ने रिलेशनशिप की वैल्यू करना शुरू कर दी थी। पहले क्या होता था ना, पॉलिटिकली अलायंस वगैरह बनाने के लिए फायदा देखते हुए शादियां होती थी। अब क्या है, लोग शादी के बंधन को समझने लगे थे। ओके, लो फर्टिलिटी रेट्स पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। वैसे तो हर रीजन में अलग अलग रेट्स होते हैं फर्टिलिटी के, बट जब यूरोपियन मैरिज पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो उस टाइम पे फर्टिलिटी रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। एक तो सेलिबेसी, यानी कि बहुत लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तो वो बच्चे वगैरह नहीं हो रहे थे। और एक चीज़ और है कि लेट मैरिज का बहुत ज़्यादा चलन था। मीन्स लोग लेट शादी करेंगे तो फर्टिलिटी रेट्स भी ऑटोमेटिकली लो ही रहेंगी। ठीक है, इसके बाद है explore and discuss the socio-political factors that led to the significant rise of witch trials in the 16th and 17th century. Witch trial means किसी को डायन बोलकर उसके ऊपर ट्रायल चलाना, मीन्स कोर्ट में खींचना। तो आइए समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो इसके अंदर सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो एक फोटो है आपके पीछे, इसमें आप देख सकते हो कि एक औरत कोर्ट में रखा गया है और कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई गई है कि जहाँ पे कि ऐसा लग रहा है आपको कि कोई डायन है, चुड़ैल है या कुछ ऐसा है, इसके ऊपर कोई ट्रायल वगैरह चलाया जा रहा है। सो आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। जब रिफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, रिफॉर्मेशन पीरियड का मतलब होता है धर्म सुधार आंदोलन, तो इसमें जो प्रोटेस्टेंट थे वो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट थे। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप लगाया, एक्यूशंस लगाए कि ये एक दोनों पे जादू टोना करते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, सो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो वाले लोग थे वो चैलेंज करते थे कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को, जिससे इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ा और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बोला कि एक दोनों प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करवाते हैं। लीगल चेंजेस। अब एक लीगल फ्रेमवर्क पहले तो नहीं था कि किसी को डायन बोलकर आप कोर्ट में घसीटोगे, ऐसा पहले नहीं होता था, कोई ट्रायल नहीं होता था। बट एक बुक आई और उस बुक का नाम था द मेलियस मेल फिकरम, जिसको कहा जाता है विच इज हैमर। ये 1487 की बुक है, 1487 की बुक, जिसमें प्रॉपर लीगली नियम लिखे हुए हैं कि अगर किसी को डायन बनाना है तो वो डायन कैसे पता करें ये डायन है, डायन का साया है, या उसको कैसे प्रोसिक्यूट करना है, कैसे उसके ऊपर ट्रायल चलाना है, कैसे उसको जो है लास्ट में जो है पनिशमेंट देनी है, सब कुछ था इसमें लिखा हुआ। ये लिखा था हेनरिक क्रेमर ने और जेकब स्प्रेंजर ने, इन दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा था। ठीक है, सो इससे क्या है कि भाई और ज़्यादा विच ट्रायल बढ़ गए। इकोनॉमिक कंडीशंस, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी यूरोप में 16th और 17th सेंचुरी में। लगातार क्रॉप वगैरह फेलियर होते रहते थे, फेमीन्स होते रहते थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। सो जब इतना क्राइसिस का टाइम आता था तो लोग पता है क्या सोचते थे कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाए। ठीक है, सो ऐसे में वो क्या करते थे, गरीब लोगों को, गरीब औरतों को बोलते थे ये डायन है और ये जितनी भी डिफिकल्टीज हैं इस डायन की वजह से हो रही हैं। सो इससे क्या है, धीरे धीरे जब इकोनॉमी फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रही थी तो अमीर लोग बढ़ते जा रहे थे और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे परेशान हो रहे थे। सो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, जो गरीब लोग थे, वो एकदम टारगेट बन गए कि यही लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं ना, यही जादू टोना करते हैं, ये गरीब लोग हैं, यही डायन है। तो ऐसा भी होने लगा था। फिर है सोशल हायरार्की एंड पावर डायनेमिक्स। तो आप अगर देखोगे विच ट्रायल्स, तो खासकर इसमें जो विमेन है ना उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता था। सबसे ज़्यादा डायन का जो आरोप है वो विमेन्स के ऊपर लगता था, क्योंकि पैट्रियार्कल नॉर्म्स थे, सोसाइटी में पैट्रियार्की थी, सो विमेन्स को टारगेट करना बहुत आसान था। सो ऐसे में जादू टोने के आरोप ऐसी विमेन्स के ऊपर लगाए जाते थे जो विमेन दाई होती थी, या कोई ऐसी विमेन है जो जड़ी बूटी वगैरह या हर्बल जो चीज़ें बनाती हैं उनको डायन कह दिया जाता था, जादू टोने वाली कह दिया जाता था, तांत्रिक कह दिया जाता था। सो एडिशनली विच ट्रायल्स प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल ऑफिशियल्स। जो लोकल ऑफिशियल्स होते थे ना उनको भी एक मौका मिल गया कि हाँ पकड़ो ऐसी डायनों को, उनको जो है पनिशमेंट दो, इससे हमारा भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। सो उन्होंने भी मौका देखकर चौका लगा दिया। फिर इसके बाद है ट्रायल्स एंड पनिशमेंट्स। अब पनिशमेंट क्या होती थी, जिसको डायन बना दिया जाता था, मान लो ये औरत है, ये डायन है, तो उसको क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, बर्निंग, और इसके अलावा हैंगिंग मीन्स उसको फांसी पे लटका देना, ड्रोनिंग यानी कि उसको डुबो के मार देना, और कुछ कुछ केसेस में तो भीड़ के हवाले कर दिया जाता था उस विमेन को कि जाओ इसको जो करना है वो करो। जेंडर बायस बहुत ज़्यादा था। मेजोरिटी ऑफ द कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द विचक्राफ्ट चार्जेस वर विमेन।
सबसे ज्यादा मेजोरिटी में अगर किसी को पकड़ा गया था या डायन का आरोप लगा था, वो विमेन्स के ऊपर लगा था, और मेन के ऊपर भी लगा था लेकिन थोड़ा सा कम, विमेन के ऊपर ज्यादा। तो विमेन बहुत वल्नरेबल थी, क्योंकि विमेन्स का लोग जो एक सोशल स्टेटस होता है वो बहुत नीचे था, तो उनको टारगेट करना बहुत आसान था। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट होता था। आप देख सकते हो कि ये बेचारी एक बूढ़ी महिला है, बूढ़ी वुमेन है, इसको भीड़ के हवाले छोड़ दिया, कोई उनको डंडा मार रहा है, कोई उनको क्या कर रहा है, इनकी हालत बिगाड़ दी है। सो ऐसा बहुत ज्यादा था। फिर डिक्लाइन, अब इस चीज का डिक्लाइन कब हुआ? विच ट्रायल्स ग्रेजुअली डिक्लाइंड, ये धीरे धीरे खत्म हो गया लेट 17th सेंचुरी आते आते, जब साइंटिफिक रेशनलिज्म का राइज हुआ, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, तो लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया कि आप किसी को डायन कह रहे हो तो उसके पीछे का प्रूफ क्या है, आप उसको कैसे डायन कह सकते हो भाई। ठीक है, सो ऐसे में क्या है कि धीरे धीरे विच ट्रायल्स जो हैं ये खत्म होने लग गए। ये जो सुपर नेचुरल चीजें होती है ना, ये अंधविश्वास, ये धीरे धीरे खत्म हुआ। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।